प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला ये सेशन। देखिए यहाँ पर कक्षा 12 के लिए आप विद्यार्थी हैं और व्यवसाय अध्ययन का पेपर देना चाहते हैं डिस्टेंस, तो ये सेशन आपके लिए है। 27 फरवरी को अपने एग्जाम में जाने से पहले इस सेशन को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए व्यवसाय अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखते हैं, कक्षा 12 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ये जो प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही प्रश्न करा दिया गया है आप लोगों को। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे यहाँ पर, और यहाँ से जहां से सेशन रोका गया वहां से हम लोग करते हैं इसे स्टार्ट। देखिए यहाँ से हम लोग का ये स्टार्ट होने वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए व्यवसाय अध्ययन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है समन्वय का अर्थ समझाइए। समन्वय का अर्थ क्या होगा? समन्वय का अर्थ समझाइए। कोऑर्डिनेशन देखिए क्या होता है डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, समन्वय से तात्पर्य क्या होता है डियर स्टूडेंट? सामंजस्य पूर्ण देखा जाए और कुशल तरीके से जो होता है डिस्टेंस एक साथ काम करने के लिए विभिन्न तत्वों या गतिविधियों को व्यवस्थित और स्क्रीनाइज करने की प्रक्रिया से है। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के तत्वों जो हो गए, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको जो व्यवस्थित करने के तरीके होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं समन्वय। देखिए विभिन्न संदर्भों में क्या होता है, ये अलग अलग तरीके से होता है। और जो समन्वय में क्या कहा जाए तो एक सामान्य लक्ष्य जो होता है या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए देखा जाए तो दोनों संसाधनों या प्रक्रियाओं को एक साथ लाना शामिल होता है। ठीक है, समन्वय में क्या होता है डिस्टेंस की एक सामान्य लक्ष्य होता है और उसका एक उद्देश्य होता है, और लोग जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं, प्रक्रियाओं को एक साथ उसमें लाया जाता है। ठीक है ना, शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक टीम के भीतर क्या होता है, कार्यों का समन्वय करना। किसी संगठन में क्या होता है डिस्टेंस, विभिन्न विभागों में प्रयासों को जो है संरेखित करना, या यहाँ तक कि कई हितधारकों को शामिल करते हुए जटिल परियोजनाओं को व्यवस्थित करना शामिल होता है। ठीक है डिस्टेंस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे। तो प्रभावी समन्वय के लिए देखा जाए तो स्पष्ट संचार की जरूरत पड़ती है, देखिए इसमें यहाँ पर, और सहयोग की जरूरत पड़ता है, और एक रणनीतिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? प्रभावी समन्वय के लिए ना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, तो तालमेल प्राप्त करना और उत्पादकता को जो है अधिकतम करने के लिए जो है समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यवसाय अध्ययन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस पहला अगला प्रश्न क्या है, व्यवसायिक वातावरण को परिभाषित करें। देखिए इस तरीके से आप लोग को बताया गया डिस्टेंस की शुरुआत का 3-4 लाइन जो है आपका डिफिनेशन बताया जा रहा है, और थोड़ा सा मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको अगर लघु में भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखने में थोड़ा सा भी दिक्कत न हो। देखिए व्यवसायिक वातावरण को क्या कहते हैं, हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? कारोबारी देखिए क्या करते हैं, माहौल जो होता है वो आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन को संदर्भित करता है। ठीक है, जो किसी कंपनी के संचालन की बात हो गई और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ प्रदर्शन को भी वो प्रभावित करते हैं। अगर देखा जाए तो आंतरिक कारकों में जो होता है डिस्टेंस, तो कंपनी की संगठनात्मक जो संरचना होती है, जो कंपनी की संस्कृति होती है, और जो उसके महत्वपूर्ण संसाधन बनाए गए होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी व्यवसायिक वातावरण के लिए। और बाहरी कारकों में देखा जाए तो देखिए आर्थिक गतिविधियां जो हो गई, स्थिति क्या है उसकी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, तकनीकी स्थिति क्या है, कानूनी स्थिति क्या है उसका, और राजनीतिक स्थिति उसकी क्या है, ये भी चीजें जो होती है उसमें शामिल होती हैं, जिनमें कंपनी क्या होती है, संचालित होती है। कारोबारी माहौल में देखा जाए तो प्रतिस्पर्धी परिदृश्य होता है, इसमें बाजार की रुझान को देखिए शामिल किया जाता है, और ग्राहक प्राथमिकताएं भी शामिल हैं। ग्राहक प्राथमिकताएं भी इसमें शामिल होती हैं। देखिए रणनीतिक निर्णय लेने की बात हो गई, अवसरों और खतरों की पहचान करने की बात हो गई। तो कारोबारी माहौल को समझना जो होता है डिसीजन, उसे हम लोग कहते हैं व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। ठीक है ना, और ये दीर्घकालीन स्थिरता के लिए बहुत ही जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आप सभी लोगों के लिए, तो फटाफट से अपने क्लासमेट को भी शेयर करते रहिएगा। मशाल की विचारधारा की कोई एक मान्यता लिखिए। देखिए डिस्टेंस, मशाल की विचारधारा इस विश्वास पर केंद्रित है, ठीक है ना, कि सच्ची खुशी और संतुष्टि जो होता है सादगी और आंतरिक शांति का जीवन जीने से आता है। ठीक है ना, मशाल की विचारधारा का मतलब क्या होता है, इस पर केंद्रित होता है, ऐसे विश्वास पर केंद्रित होता है जिसमें सच्ची खुशी की बात होती है। ठीक है ना, आंतरिक खुशी की बात हो गई, आंतरिक संतुष्टि की बात हो गई, आंतरिक रूप से आप कितने प्रबल हैं इसकी बात हो रही है ना। देखिए मशाल के अनुसार बताया गया कि एक सार्थक अस्तित्व की कुंजी क्या होता है, खुद को भौतिक संपत्ति और
सामाजिक दबावों से अलग करने और इसके बजाय जो है व्यक्तिगत विकास करना, खुद के विकास की बातों में व्यक्तिगत विकास करना, आप की मूलक एथिक्स क्या है, और जागरूकता को देखिए व्यक्ति के अंदर जीवित करना, और प्रकृति के साथ जो एडिशन संबंध पर क्या करना, ध्यान केंद्रित करने पर निहित करने को कहा गया, किसके द्वारा, मशाल जी के द्वारा। ठीक है ना। मशाल क्या थे, कृतज्ञता की किया उन्होंने, उन्होंने करुणा पर बात किया और आत्म प्रतिबिंब के महत्व पर जोर दिया, और न्यूनतम जीवन शैली जो है, उन्होंने न्यूनतम जीवन शैली की वकालत की। ठीक है। और यह विचारधारा जो है व्यक्तियों को संपत्ति से अधिक अनुभवों को प्राथमिकता देने की बात करता है, भीतर से संतुष्टि की भावना जो है वो पैदा करता है, और साथ ही साथ जीवन के सभी पहलुओं में सादगी की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है मशाल की महत्वपूर्ण रूप से विचारधारा, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तो और भी जो प्रश्न है आप लोगों का नेक्स्ट जो है, यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, स्थायी राजधानी का क्या अर्थ है, इसे समझाइए। तो स्थायी राजधानी के रूप में अगर देखा जाए क्या होता है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जाए तो ये किस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन होता है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। स्थायी पूंजी देखिए क्या होता है, उन निधियों को संदर्भित करता है जिन्हें किसी कंपनी की वित्तीय संरचना का जो है स्थायी हिस्सा माना जाता है। देखिए स्थायी राजधानी का मतलब हो गया वित्तीय संरचना का स्थायी हिस्सा, मतलब कहा गया कि अगर कभी भी कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो जो स्थायी राजधानी रहेगा, वो स्थायी पूंजी तुरंत वो उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी रहेगा, वो स्थायी राजधानी के पास रहेगा, यानी वित्तीय संरचना का स्थायी हिस्सा माना जाता है, क्योंकि उनका निवेशक या शेयर धारक जो होते हैं उनको भुगतान करने का इरादा नहीं होता है। ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है, पूंजी का उपयोग जो होता है आमतौर पर जो होता है दीर्घकालिक निवेश के लिए किया जाता है, और यह नियमित निकासी या पुनर्भुगतान के अधीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगा आप लोगों के लिए। यह कंपनी को क्या करता है, स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, कंपनी क्या करता है, स्थिरता भी प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। भाई जाहिर सी बात है कि जब निवेश के रूप में निवेश अगर नहीं भी मिले तो उसके पास व्यक्ति रहेंगे स्थायी के तौर पर, यानी स्थायी हिस्सेदारी के रूप में चीजें अवेलेबल रहेंगी ना स्थायी राजधानी के रूप में। तो इसलिए क्या होता है, किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यवस्था को जो होता है वो वित्तीय प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये चल रहे संचालन और विकास के लिए देखा जाए तो वित्त पोषण का एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत होता है, और उसका विश्वसनीय स्रोत का ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और स्थायी पूंजी जो होता है, एडिशनल पूंजी में जो होता है वो अक्सर इक्विटी निवेश करना, बरकरार रखी गई कमाई हो गई, और धन के अन्य स्रोत जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं, जिनकी व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में निवेशकों को वापस लौटाए जाने की उम्मीद नहीं होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा प्रश्न है, वित्तीय जोखिम क्या होता है, ऐसा क्यों उठाया जाता है या क्यों उठता है। देखिए वित्तीय जोखिम भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी वित्तीय बाजार में यदि आप हैं तो निश्चित तौर पर देखिए कोई भी जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है उसमें मुख्य रूप से जो लक्ष्य होता है उसमें प्रॉफिट का काम होता है, लेकिन बाद में देखिए प्रॉफिट के साथ साथ उसमें लॉस भी होता है। ठीक है ना, तो लॉस की चीजें भी बाद में शामिल होती है। तो वित्तीय जोखिम का तात्पर्य क्या होता है, देखिए वित्तीय बाजारों में देखिए हानि की बात हो गई या अनिश्चितता की संभावना भी देखने को मिलती है। तो ऐसी चीजें जब देखने को मिलती है यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या जो व्यापारिक संगठन में, तो स्वाभाविक है कि जो बाजारों में होगा तो हानि होने की भी संभावना उनकी होगी, और ये निश्चित तौर पर होगा। प्रॉफिट के लिए देखिए वो तो स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें हानि भी हो सकता है और उसमें अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल सकता है, मतलब अनिश्चितता भी हो सकती है, यानी उसका कोई स्थिर वित्तीय बाजार का मूल्य नहीं है कि हाँ आज इतने की मार्केटिंग हो जाएगी, कल इतने का मार्केटिंग हो जाएगी, ये कोई क्या होता है फिक्स वैल्यू नहीं होता है। देखिए बाजार की अस्थिर स्थिति जो होती है, ब्याज दर में भी देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और क्रेडिट जोखिम भी होता है, और मुद्रा विनिमय दर में बदलाव भी होता है। ऐसे विभिन्न कारक होते हैं जो वित्तीय जोखिम को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, बाजार की अस्थिरता हो गई, जिसे कहा गया अचानक कभी किसी दिन मार्केट बंद हो गया, ऐसी चीजें आ गई जो कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात की जाए, मानव निर्मित आपदाएं हो गई, तो जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभी बाजार जो प्रभावित होता है, तो जाहिर सी बात है बाजार की अस्थिरता हो जाएगी। ब्याज दर में देखिए उतार चढ़ाव भी क्या होता है, कभी कभी जो कंपनी के शेयर धारक होते हैं या जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं, तो ब्याज दर भी में कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और क्रेडिट जोखिम होता है, बहुत से लोगों को क्रेडिट अमाउंट दिया गया लेकिन वो अमाउंट नहीं रिफंड करते, जमा करते हैं, तो क्रेडिट जोखिम भी होता है। और मुद्रा विनिमय दर में बदलाव भी नियमित तौर पर होते रहते हैं, जो वित्तीय जोखिम के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं।
देखिए ऐसा क्यों उठाया जाता है, ये कारक जो होते हैं डिसीजन निवेश के रूप में, संपत्ति के रूप में या वित्तीय लेन देन के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यक्तियों को, व्यवसायों को या वित्तीय संस्थाओं को जो है संभावित नुकसान हो सकता है। ठीक है, और वित्तीय जोखिम को समझना बहुत जरूरी होता है और प्रबंधित करना उसका प्रबंध भी बहुत जरूरी है। भाई वित्तीय जोखिम को समझना भी आप लोग के लिए जरूरी है, उसका प्रबंधन भी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और प्रभावी जोखिम प्रबंधन की रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। विविधीकरण और हेजिंग और वित्तीय जोखिम के प्रभाव को जो है कम करने में मदद कर सकती है। तो इस तरीके से जो होता है डिस्कस की वित्तीय जोखिम का जो होता है रख रखाव या उसका जो निवारण है किया जाता है। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए राज्य आयोग में देखा जाए तो दायर किए जा सकने वाले मामलों का क्षेत्राधिकार क्या है। राज्य आयोग में दायर किए जा सकने वाले मामलों का क्षेत्राधिकार क्या होता है। देखिए राज्य आयोग के पास अगर देखा जाए तो उपभोक्ताओं की बात करें चाहे हम लोग चाहे व्यवसायों की बात करें, तो उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच में क्या होता है, विवादों से जुड़े मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, राज्य आयोग के पास क्या होता है, ये मुख्य रूप से ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उपभोक्ता और व्यवसाय के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो उन मामलों की जो सुनवाई होगी वो राज्य आयोग के पास होगी, जिसमें क्या होता है कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होता है तो वो कितने मानक पर बनाए गए हैं, उनकी क्या क्वालिटी है और उनका एक निर्धारित मूल्य क्या रखा गया है, ताकि उपभोक्ताओं से जो है मनमानी वसूली न हो सके और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों जो बनाया गया है उसका सही से पालन किया जा सके, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों पर सही से दबाव बनाया जा सके। देखिए निर्धारित क्या और इसका एक निश्चित सीमा होता है और ये विवाद क्या होते हैं, दोषपूर्ण उत्पादों की बात करते हैं और अनुचित व्यापार प्रथाओं की बात करते हैं, अपर्याप्त सेवाओं जैसे मुद्दों से संबंधित हो सकते हैं। राज्य आयोग जो होता है जिला फोरम द्वारा क्या होता है डिसीजन लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील अपील भी संभालता है। इसकी प्राथमिक भूमिका क्या होता है, उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए देखा जाता है तो एक मंच प्रदान करता है ये और सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय जो है उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का पालन करता है, पालन करे वो। ठीक है, ताकि उपभोक्ता जो है वो संतुष्ट रहे। देखिए सभी चीजें जो होती है मुख्य रूप से घूम फिर कर जो आती है किसके पास, उपभोक्ता के पास ही ना, क्योंकि उपभोक्ता ही मुख्य व्यक्ति है भाई, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है पैसे तो वही निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जवाबदेही भी वहीं से होगा। और आयोग के निर्णय कानूनी रूपी से जो है बाध्यकारी हैं और इसका उद्देश्य जो होता है उपभोक्ता के अधिकारों को बनाए रखना होता है। ठीक है, ताकि उपभोक्ता का जो विश्वास है वो बना रहे। ठीक है, कंपनी बना रहे, सरकार के प्रति बना रहे और जो नियम कानून बनाए गए हैं, उपभोक्ता कानून अधिकार जो बनाया गया उसके प्रति रहे। तो डिस्कस ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जब मिलेंगे डिस्कस हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ बात किया जाएगा आप सभी लोगों के साथ और कंटेंट को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले डिस्कस आप लोग जो है इसे जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।